दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 को। इससे पहले हम सेट 1 देख चुके हैं, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 देख चुके हैं। चारों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक करके सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार एग्जाम में मॉडल सेट से ही 50% से लेकर 90% तक के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम शब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए यानी कि टर्म 1 एग्जाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 को। यह मॉडल पेपर जो है ऑफिशियल है, JCRT द्वारा जारी की गई है और यह मॉडल पेपर जो है सामाजिक विज्ञान के लिए है। समय मिलेगा इस बार टर्म 1 एग्जाम में 1 घंटा 30 मिनट, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40 और सभी प्रश्न आपका इस बार बहुविकल्प रहेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में फ्रांसीसी क्रांति, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, आपको याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट आपके सामने कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। तो आपको याद रखना है 1871, ठीक है। 1871 ईस्वी में जो है बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर बना था, 1871 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है। तो यह कथन जो है आपका रूसो का है, रूसो का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू ये आपका यहाँ पर सही होगा, फ्रेडरिक सरियू। नेक्स्ट है, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की, मैथ्सिनी। ये आपको याद रखना है, मैथ्सिनी। यंग इटली की स्थापना मैथ्सिनी ने की थी। आपको डेट बता देता हूं, जुलाई 1871, ठीक है। जुलाई 1871 में जो है मैथ्सिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से। चौरी चौरा हिंसात्मक घटना, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ग सही होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1942 में, ये आपको याद रखना है। गदर पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की। देखिए आपको याद रखना है, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, तारक दास नाथ और लाला हरदयाल। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल। तो इनमें से राइट होगा आपका लाला हरदयाल, ठीक है। तीनों नाम को आपको याद रखना है, तीनों नामों को आपको याद रखना है। लाला हरदयाल ने और तारकनाथ दास ने और सोहन सिंह भाकना, तीनों ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो आपका एक सही ऑप्शन है यहाँ पर लाला हरदयाल, ये आपको याद रखना है। डेट में यहाँ पर लिख देता हूँ 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट आपके सामने है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ये आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट आपके सामने कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की।
अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ये आपको याद रखना है, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर गो आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट रहेगा आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल से रहेगा। ये हो गया आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास से। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक रहेगा आपका हिस्ट्री से, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक रहेगा आपका जियोग्राफी से। चलिए अब जियोग्राफी के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर जल संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन और कोयला। तो इनमें से राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कोयला। यह जो है नवीकरणीय नहीं है यानी कि अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय संसाधन जिनके भंडार सीमित होते हैं, एक बार अगर समाप्त हो जाता है तो उसके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया आपका, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब हो गया। तो यहाँ पर कोयला जो है आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आपका कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। तो आपका जो राइट होगा 200 किलोमीटर के बाद। ठीक है, 200 किलोमीटर के बाद जो है किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो यहाँ पर है 43, 30, 27, 40%। तो आपका जो राइट होगा यहाँ पर 27% जो है आपका पठारी भाग है, और 43% मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका मैदानी भाग है। ठीक है, मैदानी। और आपका 30% हो जाएगा आपका पर्वतीय भाग। ये आपका पर्वतीय हो जाएगा, 43 हो जाएगा आपका मैदानी, और आपका 27% जो है आपका ये पठारी हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 43 आपका मैदानी, 30% आपका हो गया पर्वतीय, और 27% हो गया आपका पठारी। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। यहाँ पर जल जो है मृदा अवरदन में जल का रोल है, वायु का भी है, वन का भी है, लेकिन हिम का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर गो आपका यहाँ पर राइट होगा। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। 20%। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है कि भारत में 10% जो है वन्य वनस्पति जात, 10% वन्य वनस्पति जात, और 20% जो है आपका स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट होगा। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। यह किस राज्य में पाया जाता है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश के कोई क्षेत्रों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कोई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो ये आपका राइट होगा। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है गौतम बुद्ध का है। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। विश्व में कुल, यहाँ पर प्रश्न में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर विश्व में कुल जल के होगा। यहाँ पर विश्व में कुल जल के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। विश्व में कुल जल के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो 96%, 96.5%। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। लास्ट है जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति जो है कम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। अब आएगा प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक रहेगा आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, यानी कि अर्थशास्त्र से रहेगा। तो चलिए अर्थशास्त्र के प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 21 को ध्यान से देखिएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय को
उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। देखिए, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर हम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए क्या हो सकती है, यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा आपका कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। देखिए, शिशु मृत्यु दर जो है आपका किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। निम्नलिखित में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है कोयला हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा और पेट्रोलियम भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती। बैंकिंग, उत्पादन, मधुमक्खी पालन, किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो इनमें से राइट होगा आपका मधुमक्खी पालन, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग और अध्यापन और किसी कॉल सेंटर में काम करना तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और मधुमक्खी पालन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट होगा, मधुमक्खी पालन। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट आपका मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। देखिए, मनरेगा का विस्तारित रूप है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 27, प्रश्न संख्या 27 को ध्यान से देखिएगा। किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। देखिए, किसी वर्ष में उत्पादित सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। तो आपका यहाँ पर संगठित हो जाएगा, संगठित क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि देखिए सलमा जो है एक सरकारी अस्पताल में काम करती है। उसकी एक सीमा है, वह 8 घंटे वहाँ पर काम करती होगी या तो 12 घंटा काम करती होगी और ठीक है, उसको कुछ मंथली वेतन मिलती रहेगी। तो ये आपका संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट होगा। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका किस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक में जो है उत्पादन होता है, द्वितीयक में भी उत्पादन होता है, लेकिन तृतीयक में जो है उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर गो आपका यहाँ पर राइट होगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र रहेगा, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 31 में है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान, बिल्कुल सही है। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन है, नहीं है, बिल्कुल सही बोला गया है। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच और फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है, ये बिल्कुल गलत बोला गया है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गो आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। यह कथन जो है सत्य है कि बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों की असमान प्रतिनिधित्व है, तो बिल्कुल गलत बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। नेक्स्ट आपका संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रीलंका, जो कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है श्रीलंका के अंदर है, ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची में शामिल है। देखिए, शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शिक्षा आएगा, आपका विवाह आएगा, वन आएगा, मजदूर संघ, ये सब आएगा, ये सब शामिल है। ठीक है, शिक्षा किस सूची में शामिल है तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपका शिक्षा रहेगा, विवाह रहेगा, वन रहेगा, मजदूर संघ, ये सब रहेगा। नेक्स्ट आपका कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। तो त्रिस्तरीय। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, त्रिस्तरीय, ये आपको याद रखना है।
संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, बिल्कुल गलत बोला गया है। यह जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गो आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित है? तो देखिए, संघ सूची में यहाँ पर सुमेलित किया गया है पुलिस, कृषि, व्यापार। राज्य सूची में यहाँ पर सुमेलित किया गया है प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार। समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार और अवशिष्ट शक्ति यहाँ पर सम्मिलित किया गया है केंद्र सरकार को। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर क बिल्कुल गलत है, ख भी गलत है, घ भी गलत है, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ग। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपका बैंकिंग, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपका विवाह, वन, मजदूर संघ आदि, ये सब है, मजदूर संघ आएगा, ये सब शामिल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क में जो लिखा हुआ है ना, संघ सूची के अंतर्गत आता है आपका बैंकिंग, संचार, प्रतिरक्षा आएगा। राज्य सूची में आएगा आपका पुलिस आएगा, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई, ये सब आता है। तो ऑप्शन नंबर ख भी बिल्कुल गलत बोला गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर ग में जो लिखा हुआ है ना समवर्ती सूची, इसमें वन, विवाह और उत्तराधिकार को जो है यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, तो बिल्कुल सही बोला गया है। ऑप्शन नंबर ग इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा एकहित समूह का उदाहरण है? तो एकहित समूह का उदाहरण है तो यहाँ पर वामसेफ हो जाएगा, वामसेफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट आपका कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया है? तो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया है। लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया है? कि लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। नेक्स्ट आपका लास्ट है कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? क्या असत्य है? लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, यहाँ पर यह असत्य हो जाएगा, ठीक है, यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध बोला है, यहाँ पर विकास होता है, लेकिन यहाँ पर अवरुद्ध बोला है, तो ये असत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ख में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम में विकास होता है, सही बोला गया है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। तो ये था आपका मॉडल सेट 5, और इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 चारों वीडियोस के लिंक आपको इस चैनल में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सभी वीडियोस को एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि 50% से लेकर 90% तक के क्वेश्चंस इस बार मॉडल सेट से ही आ रहे हैं। तो सभी वीडियोस को एक एक करके देख लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।